हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 1600 के ऊपर प्रश्न देख चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सारे प्रश्न, नाटक व एकांकी के उपन्यास, कहानी, निबंध, इन सभी के प्रश्न देख लिए हैं। अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं तो आपका अभ्यास बहुत बेहतर चल रहा होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पिछले सारे प्रश्न देख लीजिए, पिछली सारी कक्षाएं ले लीजिए, उससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी और याद भी आपको जल्दी होंगे। क्योंकि जब हम एक क्रम से अध्ययन करते हैं तो चीजें हमें ज्यादा समझ में आती हैं और जल्दी याद होती हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सारे प्रश्न अभ्यास के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो हमारे प्रश्न इस समय चल रहे हैं वो हिंदी आलोचना के प्रश्न चल रहे हैं। हम हिंदी आलोचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो जहां तक हमने प्रश्न देख लिए थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अभ्यास तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अधूरी है। जब अभ्यास होता है तभी चीजें बिल्कुल दृढ़ हो पाती हैं, अन्यथा हम भ्रमित हो जाते हैं। जब प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है तब हमें चीजें समझ नहीं आती हैं कि ये कौन सा वाला सही होगा, ये सही होगा या वो सही होगा। ये स्थिति तब होती है जब अभ्यास में कमी होती है। तो अभ्यास अवश्य करिए किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। हमने पिछली कक्षा में जहां तक प्रश्न देख लिए थे वो प्रश्न ये है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये हमने देख लिया था, जिसमें विकल्प डी सही है, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना है, खोज एवं सर्वेक्षण है, कहानी है या ललित निबंध है? तो दूसरी परंपरा की खोज, जो कि नामवर सिंह जी की कृति है, ये एक आलोचना है। विकल्प ए सही होगा। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक हैं नामवर सिंह जी। इनकी अन्य जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वे हैं बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, छायावाद, इतिहास और आलोचना और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और वाद विवाद, संवाद और आलोचक के मुख से। ये सारी रचनाएं नामवर सिंह जी की हैं और नामवर सिंह जी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आलोचना के क्षेत्र में अपना। तो इनकी जो रचनाएं हैं ये हमें याद होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी हम पिछली कक्षाओं में भी याद कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है, आज जो हमने प्रश्न देखा सबसे पहले, वो प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है वो किसकी है। तो इसको ही सबसे पहले याद करते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आप के साथ हम ये प्रयास करते हैं कि आपको चीजें साथ में याद होती चले। जो भी याद कराया जा सकता है या जो कुछ भी समझाने योग्य है, हम प्रयास करते हैं कि वे चीजें आपको समझाई जाएं और याद कराई जाएं। अभ्यास के दौरान जितना अधिक से अधिक हम पढ़ लें वही अच्छा है। तो दूसरी परंपरा की खोज, ये किसकी कृति है या किसकी रचना है? ये है नामवर सिंह जी की। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह जी की कृति है? इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आपको अगर अपना नाम करना है, अगर आपको समाज में अपना नाम करना है या प्रसिद्धि पानी है, तो जो चली चलाई परंपराएं आ रही हैं उन पे नहीं चलिए, दूसरी परंपरा की खोज करिए, तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। यानी लीक पर नहीं चलना है। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, पता होगा आपको किसकी हैं। तो करना क्या है, हमें लीक पर नहीं चलना है। दूसरी परंपरा की जब हम खोज करेंगे तो नाम स्वतः ही
हो जाएगा। तो दूसरी परंपरा की खोज करने से क्या होगा? नाम होगा, और नाम से नामवर सिंह, ये शब्द आप याद रख सकते हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह जी की कृति है। इसको कैसे याद रखेंगे कि दूसरी परंपरा की खोज करने से हमारा नाम होगा। जब कुछ नया खोजेंगे तभी तो नाम होगा। अगर पुराना ही जो चल रहा है उसी पे चलते चले जाएंगे तब ऐसी स्थिति नहीं आएगी, अर्थात हमारा नाम नहीं हो पाएगा। तो नाम करने के लिए क्या करना है? दूसरी परंपरा की खोज करनी है। तो दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति हुई? नामवर सिंह जी की। नामवर सिंह जी ये हिंदी आलोचना में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इनकी ये जो कृति है दूसरी परंपरा की खोज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ कि अब आपको ये याद रहेगी और आप नहीं भूलेंगे। जैसे ही दूसरी परंपरा की खोज, ये कृति का नाम आपके सामने आएगा, तुरंत आपको याद आएगा कि दूसरी परंपरा की खोज करने से हमारा नाम होगा, और नाम से नामवर सिंह शब्द याद आ जाएगा। और आगे इनकी जो और रचनाएं हैं इनको हम पढ़ चुके हैं। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी की, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कविता के नए प्रतिमान किसकी कृति है? नामवर सिंह जी की है, और ये बहुत प्रसिद्ध कृति है इनकी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन है? रामविलास शर्मा जी, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम स्वरूप चतुर्वेदी? तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जो हैं ये हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। इन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र माना है और उसी के आधार पर साहित्य की परख की है। इसी कारण उनके प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन पर उन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक 3 खंडों की कृति लिखी है। ये आपको ध्यान होगा कि निराला की साहित्य साधना जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, ये हम याद कर चुके हैं कब प्रकाशित हुई थी। पहली आई थी 69 में, फिर 72 में और 76 में। 1969, 1972, 1976 ये क्रम है निराला की साहित्य साधना भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का। इसे हमने विस्तार से, जैसे अभी हमने दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह जी की कृति है याद किया है, इसी तरह से रामविलास शर्मा जी की जो निराला की साहित्य साधना है, इसके तीनों भागों के जो प्रकाशन वर्ष हैं उन्हें भी याद किया था। अगर आपने पिछली कक्षा नहीं ली है तो अवश्य लीजिए। जहां से अगर आप आलोचना के ही प्रश्न देख रहे हैं केवल, तो जहां से आलोचना की कक्षाएं शुरू होती हैं वहां से देखिए, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं नए प्रश्नों की, नए शीर्षक की, तब सबसे पहले उस शीर्षक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें देखते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अभ्यास के लिए। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा जी की किस कृति की बात हो रही थी? निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुई थी 1969, 1972 और 1976 ईस्वी में। तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा की जो अन्य चर्चित आलोचनाएं हैं उनमें प्रेमचंद, भारतेंदु युग, प्रगति और परंपरा, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर सूर तुलसी की, जायसी सूर तुलसी की, या पंत प्रसाद निराला की, या केशव बिहारी और घनानंद की? तो यहाँ पर विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, जायसी सूर और तुलसी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध की आलोचना है त्रिवेणी। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी ये शुक्ल जी की कृति है। इसमें भक्ति काल के 3 प्रमुख कवियों, एक मलिक मोहम्मद जायसी, एक सूरदास और एक संत शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई है। अगर आपने भक्ति काल और आदि काल पढ़ा है, वो कक्षाएं ली हैं, तो मैंने कई बार बताया है कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वे कबीर को इसमें नहीं लेते हैं, जायसी, सूर और तुलसी का ही स्थान मानते हैं त्रिवेणी में। जायसी, सूर और तुलसी को ही लिया है इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा कि आचार्य शुक्ल ने संत कबीर की बानी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की है। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर नामक समीक्षा प्रस्तुत पुस्तक लिखने के बाद मिला। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनको आप देखेंगे वे तुलसीदास जी को ज्यादा महत्व देते हैं और तुलसीदास जी के विषय में उन्होंने बहुत लिखा है, और कबीर दास जी को उतना उन्होंने महत्व नहीं दिया है। कबीर दास जी की आलोचना, कबीर दास जी पर जो पुस्तक लिखी है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है, जो कि 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि कबीर किसकी पुस्तक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, जो कि 1941 में प्रकाशित हुई थी। और
तब ये कह सकते हैं कि कबीर को वहां से ज्यादा एक साहित्य में जो स्थान दिया है, वो महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, वो स्थान शुक्ल जी ने नहीं दिया है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये किसकी कृति है? इसके लेखक कौन है? शुक्ल जी, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो विकल्प डी सही होगा। मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शिरीष के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। और चिंतामणि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ये हिंदी साहित्य की विकास परंपरा नाम से इनकी कृति है। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा के लेखक है रामविलास शर्मा जी। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा और विजय देव नारायण शाही। प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं रामविलास शर्मा जी की। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा और प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा, साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार आदि आलोचनात्मक कृतियों की रचना की, कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि डॉक्टर नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अभी हमने पढ़ा है। और कहानी, नई कहानी को तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। ये पुस्तक जब भी आलोचना की बात होती है, कई बार आपको पिछली कक्षाओं में भी दिखाई जा चुकी है। कहानी, नई कहानी, ये नामवर सिंह जी की पुस्तक है और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये आलोचना के क्षेत्र में। और पूछा जाता है परीक्षाओं में कहानी, नई कहानी किसकी है? तो डॉक्टर नामवर सिंह जी की है। और भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा रामविलास शर्मा जी की। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नहीं है पूछा गया है। सबसे पहले आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना होता है। बार बार कहती हूं कि प्रश्न अवश्य ध्यान से पढ़िए। जब तक हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर सही नहीं दे पाएंगे। कभी कभी हम जल्दी में पढ़ते हैं और नहीं रह जाता है और हम सोचते हैं कि कौन है वो लगाना है और गलत लग जाता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए सबसे पहला काम जो है कि हमें प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या विजय देव नारायण शाही? तो विकल्प डी सही होगा, विजय देव नारायण शाही। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह एवं शिव कुमार मिश्र ये हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं, जबकि विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी हिंदी आलोचक नहीं है। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। शिवदान सिंह चौहान जी की पिछली कक्षा में हमने कौन सी रचना याद की थी जिसमें अंत में 80 वर्ष था? तुरंत याद करिए। अभी फिर आएगी इसी कक्षा में, उसका हम फिर से अभ्यास करेंगे, लेकिन आपको तुरंत अपने मस्तिष्क में ले आना चाहिए कि कौन सी रचना हमने पिछली कक्षा में याद की थी। अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं, अगर आप लगातार ले रहे हैं कक्षाएं, तो आपको तुरंत याद आ गया होगा कि शिवदान सिंह चौहान जी की कौन सी रचना हमने याद करी थी जिसमें अंत में 80 वर्ष आ रहा था। आशा करती हूँ कि ध्यान आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? ये डॉक्टर नामवर सिंह जी का है या रामविलास शर्मा जी का है या डॉक्टर नगेंद्र का है या रामचंद्र शुक्ल जी का है? तो विकल्प बी सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। ये बात डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कही है, कही नहीं है, उनके संबंध में है।
जिस तरह से निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया है, उसी तरह से रामविलास शर्मा जी ने आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त किया है, ऐसा माना जाता है। तो ये किसके संबंध में है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के संबंध में है। अन्य विकल्प है नामवर सिंह, नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा जाता है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निराला आदि डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर नामवर सिंह अन्य मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, अरस्तु का काव्यशास्त्र। ये डॉक्टर नगेंद्र जी की है। डॉक्टर नगेंद्र की एक बहुत प्रसिद्ध रचना जिसके विषय में हम लोगों ने पिछली कक्षा में या उसके पहले पढ़ा था और वो पहला ही प्रश्न था। तो अरस्तु का काव्यशास्त्र तो डॉक्टर नगेंद्र का है। इसके अतिरिक्त रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र जी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी की है। अन्य विकल्प हैं बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल। अरस्तु का काव्यशास्त्र, रस सिद्धांत सुमित्रानंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण कृति है इनकी, इसको भी हम कक्षा में देख चुके हैं। रीति काव्य की भूमिका ये डॉक्टर नगेंद्र जी की है और ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, आलोचना के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहुत गहन आलोचना इसमें मिलेगी। यदि आपको कभी भी समय लगे तो आप इसे पढ़िएगा अवश्य। तो अरस्तु का काव्यशास्त्र, रस सिद्धांत सुमित्रानंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका, साकेत एक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्त तत्व, नई समीक्षा, नए संदर्भ आदि समीक्षा ग्रंथों की रचना सैद्धांतिक आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने की है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र की हैं। काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन, ये गुलाब राय का आलोचना ग्रंथ है। काव्य में के रूप और सिद्धांत और अध्ययन, सिद्धांत और अध्ययन बाबू गुलाब राय जी की बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर आपको काव्यशास्त्र का ज्ञान अर्जित करना है अच्छे से, तो अगर आप सिद्धांत और अध्ययन पढ़ लें तो बहुत आपका जो कह सकते हैं कि आधार काव्यशास्त्र का बहुत मजबूत हो जाएगा। बहुत अच्छी पुस्तक है और ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जाता है सिद्धांत और अध्ययन किसकी पुस्तक है, तो ये बाबू गुलाब राय जी की है। रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, काव्य में रहस्यवाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तथा कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज तो देखते ही याद आ गया होगा कि किसकी है, डॉक्टर नामवर सिंह जी की है। और कहानी नई कहानी ये भी, क्योंकि बहुत बार हम पुस्तक देख चुके हैं तो याद आ गया होगा। जब हमें किसी भी लेखक की, किसी भी आलोचक की 2-4 कृतियां याद हो जाती हैं बहुत अच्छे से, तो उनसे जोड़ करके हम अन्य रचनाओं को याद रख सकते हैं। तो अगर आपको नामवर सिंह जी की 2 या 3 रचनाएं भी बहुत अच्छे से याद हैं, जैसे कि इसी कक्षाओं में जो अभी हुई हैं उसमें दूसरी परंपरा की खोज आपको बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए अगर आप ध्यान से कक्षाएं ले रहे हैं। कहानी नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान, क्योंकि इन 3 रचनाओं पर बहुत चर्चा हो चुकी है। तो अगर आपको ये 3 याद है तो आप उनसे जोड़ करके अन्य बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। कविता के नए प्रतिमान, देखिए तुरंत वही आ गया, क्योंकि अभ्यास में होता ही यही है, वही प्रश्न बार बार आते हैं। तो जब वही प्रश्न बार बार आते हैं तो हमें रट जाते हैं। तो कविता के नए प्रतिमान फिर आ गया। कविता के नए प्रतिमान किसकी है? नामवर सिंह जी की है। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज और डॉक्टर रामविलास शर्मा। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि डॉक्टर नामवर सिंह की अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंतन, आधुनिक समीक्षा आदि डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृतियां हैं। और भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व तथा रस सिद्धांत, ये सभी डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं। जैसे कि ये नगेंद्र का रस सिद्धांत बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी कक्षा में बार बार आता है नगेंद्र का रस सिद्धांत। रस सिद्धांत किसकी पुस्तक है? नगेंद्र की है। या रस सिद्धांत किसकी कृति है? तो नगेंद्र की है।
अभी देखिए आपको बताते 3-4 बार हो गया कि रस सिद्धांत किसकी है, तो नगेंद्र की है। जब हम इतने बार किसी चीज को सुन लेते हैं ना तो वो अपने आप याद हो जाती है। जब परीक्षा में आप देखेंगे ना रस सिद्धांत तो तुरंत आपको याद आ जाएगा नगेंद्र, क्योंकि इतने बार सुना हुआ है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा जो पत्रिका थी वो उसके संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह जी। और भी लोगों ने इसका संपादन किया है, लेकिन नामवर सिंह जी आलोचना पत्रिका से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे थे, इसलिए जैसे ही आलोचना पत्रिका की बात होती है तो नामवर सिंह जी याद आते हैं। जैसे कि सरस्वती पत्रिका की बात होते ही कौन याद आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जबकि उसके पहले संपादन कोई और कर रहा था। कौन कर रहा था आपको पता होना चाहिए कि द्विवेदी जी के पहले किसने संपादन किया था। कुछ समय 1903 ईस्वी से द्विवेदी जी ने संभाला था सरस्वती का संपादन कार्य, लेकिन द्विवेदी ये कह सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका बिल्कुल पर्याय हो जाती है द्विवेदी जी के नाम को लेकर के। तो यहीं पर इसी तरह से आलोचना पत्रिका का नाम जुड़ा हुआ है नामवर सिंह जी से, तो विकल्प ए सही होगा। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह थे। डॉक्टर नामवर सिंह रामविलास शर्मा, सिद्धांत सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, नरेंद्र शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह आदि हिंदी के मार्क्सवादी या प्रगतिशील आलोचक हैं। और मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के जो उन्नायक हैं डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक कृतियों की रचना की। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक सिद्धांत सिंह चौहान थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसको ध्यान रखिएगा कि आलोचना पत्रिका के संपादक, यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा कि आलोचना पत्रिका का संपादन लंबे समय तक किसने किया है, तो नामवर सिंह जी ने। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर रामविलास शर्मा। रस सिद्धांत, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, भ्रमर गीत सार, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली आदि आलोचनात्मक कृतियों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ पर चिंतामणि की बात हो रही है, तो चिंतामणि के कितने भाग प्रकाशित हुए थे, 4 भाग प्रकाशित हुए थे। चारों के प्रकाशन वर्ष हमने याद किए थे, और चारों के संपादक कौन रहे, अलग अलग संपादक रहे थे हर चिंतामणि के। जैसे चिंतामणि भाग 1 का संपादन स्वयं शुक्ल जी ने ही किया था। चिंतामणि भाग 2 का संपादन किसने किया था, विश्वनाथ प्रसाद जी ने किया था। चिंतामणि भाग 3 का नामवर सिंह जी ने किया था, और चिंतामणि भाग 4 का संयुक्त रूप से कुसुम जी ने और ओम प्रकाश जी ने मिलकर के किया था। तो यहाँ पर आपको अभी क्या याद करना है, चिंतामणि भाग 1, 2, 3 और 4, इन चारों के प्रकाशन वर्ष क्या है, ये हमने खूब रटे थे कक्षाओं में। जब हमने आरंभिक जो कक्षाएं हैं इसकी, उसमें तो आपको याद होना चाहिए। तुरंत ध्यान करिए कि चिंतामणि भाग 1 कब प्रकाशित हुआ था, भाग 2 कब प्रकाशित हुआ था, 3 कब प्रकाशित हुआ था। यदि याद आ जाए तो समझ लीजिएगा आपका अभ्यास अच्छा चल रहा है। नहीं याद आ रहा है तो फिर से एक बार सारी क्लासेस लीजिए। तो अब आगे देखते हैं इसका जो व्याख्या भाग है। रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति और आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं। दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी और नई कहानी, डॉक्टर नामवर सिंह के आलोचना ग्रंथ हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक कृतियां हैं। प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, भाषा और संस्कृति, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद और उनका युग। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से रामविलास शर्मा जी की जो रचना है उसे पहचानना है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये सही होगा। अन्य जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है। निराला, आत्महंता, आस्था, ये संभवतः दूधनाथ सिंह जी की है। और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये भी आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। यहाँ पर भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये रामविलास शर्मा जी का है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद एवं प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आदि रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक
कौन है? नामवर सिंह, नगेंद्र, या डॉक्टर रामविलास शर्मा, या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी? तो सुमित्रा नंदन पंत ये डॉक्टर नगेंद्र जी की कृति है। हिंदी साहित्य के रसवादी आलोचक, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 4 नाम आपके सामने दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से रसवादी आलोचक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किया है इन्होंने, और इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति। राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, ये एक रचना का नाम है, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, ये भी इन्हीं का है, नगेंद्र जी का। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सिया रामशरण गुप्त, काव्य बिंब तथा साहित्य का समाजशास्त्र आदि हैं। तो ये सारी रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं। नगेंद्र जी का रस सिद्धांत, जिसे हम बार बार पढ़ रहे हैं, और इसके अतिरिक्त इनकी ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, और नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति किसका है? नगेंद्र जी का। राम की शक्ति पूजा और राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद ये शिवदान सिंह चौहान जी की कृति है। विकल्प ए सही होगा, अन्य विकल्प है अमृत राय और प्रकाश चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर देवराज। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान जी की कृति है? इतनी सारी कृतियां आ रही हैं, जब बार बार आती हैं तो मन भ्रमित होने लगता है। तो जैसे ही शब्द आप देखें कि प्रगति यदि हो तो तुरंत दान शुरू कर देना चाहिए। प्रगति हो रही है तो दान करिए, आवश्यक है। अगर आप प्रगति कर रहे हैं अपने जीवन में तो क्या करना है? दान करना है। प्रगतिवाद शब्द है और प्रगति से प्रगति शब्द लेते हैं, और प्रगति हो रही है तो क्या करना है? दान करना है, और दान से शिवदान सिंह चौहान। ये केवल याद रखने के लिए इस तरह से बताते हैं, आपको चीजें याद रहे, आपको जो तरीका समझ में आए आप उस तरह से याद रखिए। उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि रचनाएं आपको याद हों। तो प्रगतिवाद, प्रगति हो रही है तो क्या करना है? दान करना है। तो प्रगतिवाद किसकी है? शिवदान सिंह चौहान जी की कृति है। इस तरह से आपको याद रहेगा कि प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान जी की कृति है। प्रगतिवाद साहित्य की परख, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। देखिए आ गई वो कृति, जब आप अभी कक्षा के आरंभ में आया था शिवदान सिंह चौहान जी का नाम, तब आपसे कहा था कि तुरंत याद करिए कि वो कौन सी कृति है जिसमें अंत में 80 वर्ष शब्द आ रहा है, और वो शिवदान सिंह चौहान जी की कृति है। हमने इस तरह से याद किया था कि जब 80 वर्ष की आयु में आ गए हैं तो दान करना चाहिए। तो वो कृति आ गई। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी है? शिवदान सिंह चौहान जी की। साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान की है। छायावाद का पतन ये देवराज जी की है। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं आदि डॉक्टर देवराज की आलोचना है। तथा नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा आदि प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचना है। जबकि नई समीक्षा, सह चिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा तथा विचारधारा और साहित्य आदि अमृत राय की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा देने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा और रामनाथ शुक्ल। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की।
आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जाता है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। कामायनी किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद जी की। कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, और उन 15 सर्ग का जो क्रम है, कक्षा के तुरंत बाद आप उन्हें दोहराइएगा कि कामायनी के जो 15 सर्ग हैं उनका क्रम क्या है, क्योंकि हमने बहुत इसे पढ़ा था, बहुत अच्छी तरह से याद किया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, नंद दुलारे वाजपेयी की या नगेंद्र की। तो महाकवि सूरदास जो कृति है ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की है, विकल्प सी सही होगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, और आधुनिक साहित्य महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार तथा रस मीमांसा आदि रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति हैं। और सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। इनको हमने खूब अच्छे से याद किया था। कालिदास की लालित्य योजना हमने कैसे याद किया था कि कालिदास की लालित्य योजना हजारों है, और हजारों शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से सूर साहित्य इनका बहुत प्रसिद्ध है, ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सूर साहित्य कब प्रकाशित हुआ था, तो 1930 में। और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है। कबीर, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि कबीर को इसके पहले इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला जितना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक कबीर से मिला, जो कि 1941 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल और ये सारी रचनाएं मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो ये हमने देख लिया। ये जो प्रश्न था कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी की। इतने प्रश्न हो गए आज 1650। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्न रखेंगे। अगली जो कक्षा होगी आलोचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उसमें आपके आलोचना के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अभ्यास पूरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो अगली कक्षा होगी उसमें नया शीर्षक शुरू होगा। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।